दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है हमने जो कोशिश की है तो DSSB, रीट, सीटेट या कोई भी प्रतियोगी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती के लिए या किसी जिसमें हिंदी आती है तो उन सब के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो उसके हम कुछ व्याकरण और साहित्य के क्वेश्चंस हैं, उनका सार संग्रह हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपनी DSSB, रीट, सीटेट के लिए जो तैयारी के लिए हिंदी की व्याकरण व साहित्य है उसके लिए अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथाकारों में से कौन प्रगतिवादी कथाकार है। 4 ऑप्शन है, जनेंद्र, यशपाल, अज्ञे, इलाचन जोशी। तो इनमें से जो प्रगतिवादी कथाकार हैं वो हैं यशपाल। यशपाल जी को प्रगतिवादी कथाकार माना जाता है। तो सभी के सभी क्या हैं, कथाकार है, जनेंद्र, यशपाल, अज्ञे, इलाचन जोशी। तो और इनमें से जो यशपाल है उनको प्रगतिवादी कलाकार है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो घ, ढ, ढ, ढ। तो इसमें से जो ये है इसको बोलते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। क्लियर है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिंदा में कौन सा प्रत्यय है। तो परिंदा में कौन सा प्रत्यय है, इंदा प्रत्यय है। परिंदा में कौन सा प्रत्यय है, इंदा। ये प्रत्यय है पर प्लस इंदा, तो परिंदा बनता है इससे। तो इसमें है आपका इंदा प्रत्यय। क्लियर है। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर लिखना, भारी होना, मेहनत नकारना, उपद्रव करना। तो इसका आंसर होगा मेहनत नकारना। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेहनत नकारना। नेक्स्ट है कि निशा निमंत्रण के लेखक कौन है। निशा निमंत्रण के लेखक कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नरेश मेहता। आप कौन हो सकते हैं, इसका आंसर आप चूज करो। तो इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तुष्टि, 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 तुष्टि। ये 4 शब्द दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। आप ध्यान से देखो, बहुत ही करीबी हैं। तो इनका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा हमारा ऑप्शन से। तो तुष्टि को इस प्रकार से लिखते हैं, तू, ये आधा से और फिर टी, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है तुष्टि को। क्लियर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप हल्के में न लें। यदि आप DSSB, रीट या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उन सब में ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, शोक, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, भय, शोक, उत्साह। तो क्या हो सकता है आपके अनुसार, अपने आंसर को उसके बाद आप मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा उत्साह। क्या होगा इसका आंसर, उत्साह। तो जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। यानी आपके अंदर उत्साह है कुछ वीरता दिखाने का, तो उसको हम उत्साह में लेते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन कि मुंह में दांत न होना मुहावरे का अर्थ है सामर्थ्य होना, सामर्थ्य न होना, दांतों की बीमारी होना, अनाप शनाप बकना। मुंह में दांत न होना मुहावरे का अर्थ है सामर्थ्य होना, सामर्थ्य न होना, दांतों की बीमारी होना, अनाप शनाप बकना। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका क्या है, देखो उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सामर्थ्य न होना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सामर्थ्य न होना, मुंह में दांत न होना का करेक्ट आंसर है सामर्थ्य न होना। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th आपका अधिकोष में उपसर्ग है अति, अधि, ए, कोई उपसर्ग नहीं है। तो अधिकोष में कौन सा उपसर्ग है, तो आप देख सकते हो। और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर 2 यानी अधि। क्या होगा इसका आंसर, अधि, अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट है चुनौती में प्रत्यय कौन सा है, चुनौती में प्रत्यय तो एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो क्या फ़र्क होता है भाई, उपसर्ग होते हैं जो वाक्य के आगे जुड़ते हैं, जो वाक्य के आगे जुड़ते हैं, फिर जो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। और जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं शब्द, तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। क्लियर है। तो चुनौती में कौन सा प्रत्यय है, अब प्रत्यय कहाँ लगेगा, पीछे, ओती, ओती, ती, ई। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि चुनौती में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा ओती, यानी चुनाव प्लस ओती तो चुनौती बनेगा। तो चुनौती में कौन सा प्रत्यय है, ओती प्रत्यय है। कौन सा है, ओती। इस प्रकार से लिखा जाएगा ओती प्रत्यय को। क्लियर है। और दोस्तों एक ये जो वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो। और दोस्तों यदि आप, चूँकि हमारा ये चैनल न्यू है, हमने एक पहल की है अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कि किसी कारणवश महंगे इंस्टीट्यूटों में नहीं जा पाते या उनके पास किसी नौकरी करते समय उनके पास समय का अभाव होता है, तो वो कहीं भी बैठकर हमारी वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं। तो उन्हीं के लिए हमने ये अभियान स्टार्ट किया है। और दोस्तों इस अभियान में आप हमारा साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के। दूसरा, ये लाइक और शेयर फेसबुक पर या व्हाट्सएप, ट्विटर या जहां पर भी आप कर सको, काफ़ी सारे एजुकेशनल ग्रुप होते हैं, वहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। यदि शेयर ना कर सको तो एटलीस्ट प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो। और जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। नेक्स्ट है कनिष्ठ का विलोम होगा बराबर, सम्मान, समक्ष, वरिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, बराबर होगा या क्या होगा, तो कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा वरिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा आपका, वरिष्ठ। क्लियर है भाई। कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा वरिष्ठ। सारंग का अर्थ है चंद्रमा, हाथी, सूर्य, ये सभी। तो सारंग, इन सभी को, चंद्रमा को भी सारंग बोला जाता है, हाथी को भी सारंग बोला जाता है, सूर्य को भी सारंग बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि जिसका अहंकार चूर्ण हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोला जाता है द्रवहीन। उसको क्या बोला जाता है, द्रवहीन। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसको बोला जाता है अहंकार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है निरक्षर, मनोरंजन, निषेध, भास्कर। तो इसमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, आप देखिए क्या है। तो इसका आंसर है हमारा निषेध। निषेध विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। क्लियर है। निषेध में विसर्ग संधि नहीं है। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि निषेध का संधि विच्छेद क्या होगा और निषेध में कौन सी संधि होगी। क्लियर है।
आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए ये होमवर्क है। आप बताओगे कि निषेध का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी। क्लियर है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, अत्यंत प्रसन्न होना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। अत्यंत प्रसन्न होना, अंग में अंग न समाना, अंक में भरना, अंग अंग ढीला होना, आबीती सुनाना। तो अत्यंत प्रसन्न होना के लिए आपका कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर है पहला, अंग में अंग न समाना। तो अंग में अंग न समाना का मतलब है अत्यंत प्रसन्न होना। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि उपवन का पर्यायवाची नहीं है। शतदल, गुलशन, वाटिका, उद्यान। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा पहला, शतदल। जो शतदल है वो नहीं है। गुलशन, वाटिका, उद्यान इन सब को उपवन भी बोलते हैं, लेकिन शतदल को नहीं बोलते। क्लियर है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण है? प्रेमचंद जी की किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण है? प्रेमाश्रम, गोदान, निर्मला, ए और ब दोनों। आपका क्या ऑप्शन है? आप चूज करो, उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है ए और ब दोनों, यानी प्रेमाश्रम में भी और गोदान में भी, इन दोनों में ही क्या है? कृषक समस्या का चित्रण किया गया है। कृषक समस्या का जो चित्रण है वो इन दोनों में किया गया है। प्रेमाश्रम में भी और गोदान में भी, इन दोनों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन कि अन्वित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस इत, अनो प्लस इत, अनु प्लस अत, अनु प्लस उत। तो अन्वित का क्या सही संधि विच्छेद होगा? देखिए, तो उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। तो अन्वित का सही संधि विच्छेद होगा आपका पहला, अनु प्लस इत। अन्वित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस इत आपका सही संधि विच्छेद होगा अन्वित। क्लियर है। अन्वित इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इत। नेक्स्ट है हमारा 19वां क्वेश्चन है कि सुरासुर में समास है। सुरासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो सुरासुर में कौन सा समास है? तो सुरासुर में आपका समास है द्वंद्व, सुर और असुर। क्लियर है। इसमें कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है हमारा, वर्षा ने गाना गाया किस प्रकार का वाक्य है? वर्षा ने गाना गाया क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, विधानार्थक। तो इसका आंसर है क्रमवाच्य। वर्षा ने गाना गाया किस प्रकार का वाक्य है? क्रमवाच्य। ये एक प्रकार का क्रमवाच्य है। ये वाक्य कौन सा है? क्रमवाच्य है। नेक्स्ट है हमारा 21वां क्वेश्चन, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जनश्रुति, अतियुक्ति, अनुश्रुति, अधिसूचना। तो उसको बोलते हैं अनुश्रुति। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही है उसको बोलते हैं अनुश्रुति। क्या बोला जाता है उसको? इस प्रकार के एक वाक्य के लिए उसका नाम हम लेंगे अनुश्रुति। उसको क्या बोला जाता है? अनुश्रुति। नेक्स्ट है, मुख का पर्याय नहीं है। मुख का पर्याय नहीं है आनन, वदन, चेहरा, बदन। तो बदन जो है, बदन पूरे शरीर को बोला जाता है। तो आनन, वदन और चेहरा, आनन, वदन और चेहरा मुख के पर्यायवाची है, लेकिन जो बदन है वो मुख का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा का सही संधि विच्छेद होगा परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा। ए बै से द इनमें से आपका क्या आंसर है? परीक्षा का सही, जो आप देने आए हो परीक्षा, तो उसका क्या
सही संधि विच्छेद होगा इसका पहला होगा प्री प्लस इक्ष्या, प्री प्लस इक्ष्या। ठीक है, लास्ट में यानी ई और ई के आने से क्या बन गई है, बड़ी ई। तो ये कौन सी संधि होती है, आप सबको पता है, इसमें वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा 24वां क्वेश्चन है कि भृंगु के वंश में उत्पन्न पुरुष को क्या बोलते हैं, वशिष्ठ, कश्यप, भार्गव, विश्वामित्र। तो भृंगु के वंश में उत्पन्न पुरुष को भार्गव बोला जाता है, भार्गव। क्या बोला जाता है उसको, भार्गव। भृंगु के वंश में उत्पन्न पुरुष को क्या बोला जाता है, भार्गव बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है हमारा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पंक्ति के रचनाकार कौन है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पंक्ति के रचनाकार कौन है। सूरदास, तुलसीदास, जायसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये है तुलसीदास। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पंक्ति के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास जी थे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं हम आपके लिए लेके आए हैं, और बाकी हमने क्वेश्चन ये देखिए आगे आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं। और यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक और शेयर करोगे, और आप बोलोगे कि सर हमें ये क्वेश्चन उपयोगी है, तो फिर ही हम इस क्वेश्चन का जो सार संग्रह है, दूसरी जो वीडियो है, इसकी आपके लिए लेकर आएंगे। अन्यथा हम फिर वेस्ट में ही टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आपके डिमांड होगी तो हम वीडियो को ज़रूर लेके आएंगे। और दोस्तों प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे इस नए यूट्यूब एजुकेशनल अकेडमी को, जो कि हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा करने का ये निर्णय लिया है अपने साथियों का, तो आप प्लीज़ उसमें हमारा सहयोग यदि कर सकें तो हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ करना ये है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो को फेसबुक, ट्विटर या फेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं जो एजुकेशनल ग्रुप होते हैं, वहाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।